सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वर टेक को। और आज देखें बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 50 प्लस टॉप क्वेश्चंस का यह वीडियो फ्रेंड्स। तो इस सेट नंबर 5 में मैं पारिस्थितिकी तंत्र, उत्पादक, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की श्रेणी, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं फ्रेंड्स। साथ ही पर्यावरण से जुड़े प्रश्नों की भी चर्चा होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली उन क्षेत्रों का वर्णन करती है जहां पारिस्थितिकी समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र या जैविक क्षेत्र मेल खाते हैं? तो वह है इकोटोन्स, ऑप्शन नंबर बी। और इसे बिल्कुल ही स्पष्ट उत्तर के रूप में आपको प्रदर्शित किया गया है। आप इसे याद रखेंगे और इसे वन लाइनर क्वेश्चंस बनाकर आप याद भी कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 देश का पहला कार्बन डाइऑक्साइड माप एक्सचेंज टावर किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया था? तो वह उत्तराखंड, ऑप्शन करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है? तो वह है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, अर्थात काजीरंगा, केवलादीप, सुंदरबन। ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध नहीं है? तो वह है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सूचीबद्ध नहीं है। ये दोनों के दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जनवरी 2024 तक भारत में वर्तमान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो ताजमहल जैसे सांस्कृतिक धरोहर स्थल को मिलाकर भारत में कुल 42 धरोहर स्थल हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो वह है फास्फोरस चक्र। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 टुंड्रा प्लास्टिक तंत्र का एक उदाहरण है वृक्ष रहित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है? तो वह है तालाब। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो वह है घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो वह है एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में कौन सी शब्दावली उन क्षेत्रों का वर्णन करती है जहां पारिस्थितिक समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र या जैविक क्षेत्र मेल खाते हैं? इकोटोन्स। दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो which is the question number 1 which I have described previously. Now the question number 12 पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशिक होता है, अर्थात सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में प्रवेश करती है और विभिन्न जैविक स्तरों, पोषक स्तरों से गुजरते हुए यह ऊर्जा के विभिन्न रूप में बदल जाती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक बनाती है, खाद्य जाल बनाती है। और अगर श्रृंखला को स्ट्रेट रूप में देखें, सीधे रूप में देखें, तो वह खाद्य श्रृंखला कहलाती है, फूड चेन कहलाती है। जबकि इनका जाल विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में आड़े तिरछे मिलने से खाद्य जाल बनता है, फूड वेब बनता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक नहीं है? संघटक है तो ये तीनों के तीनों पादप जंतु, सूक्ष्मजीव, ये तीनों के तीनों परितंत्र के संघटक हैं, जैविक घटक हैं, बायोटिक कंपोनेंट हैं। जहाँ तक एबायोटिक कंपोनेंट का सवाल है वे निर्जीव होते हैं, जैसे वायु है, जल है, आर्द्रता है, प्रकाश है इत्यादि। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो पादप, हिरण और शेर, ये तीनों के तीनों अगर हम खाद्य श्रृंखला के रूप में देखें तो पादप उत्पादक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, जिसे हिरण जैसे प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी ग्रहण करते हैं, जिसे
शेर द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जंतु ग्रहण करता है, तो ये आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं, फूड चेन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव। ये ऊपर के दिए गए क्वेश्चन से बिल्कुल मेल खाता हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। घास उत्पादक है, जिसे बकरी जैसे शाकाहारी प्राणी खाते हैं और प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं, जबकि मानव द्वितीयक उपभोक्ता है, जो सर्वाहारी जीव है, जंतु है, जो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं का सही क्रम है? तो घास, जिस पर निर्भर रहते हैं कीड़े, कीड़ों को मेढक, मेढक से सांप और सांप को चील ग्रहण करते हैं। यह खाद्य श्रृंखलाओं का सही क्रम है, प्रॉपर ऑर्डर है, और प्रॉपर ऑर्डर में ये दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। किसी भी खाद्य श्रृंखला की कड़ी को अगर हम देखें तो उत्पादक और उत्पादक को ग्रहण करने वाला प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, तो हिरण होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। आगे हम बढ़ते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर जो मांसाहारी होते हैं उसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, जैसा कि मैंने पूर्व से बताया। द सोलर एनर्जी इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी which is transferred from the producer and to the different levels of the trophic levels, that is the consumers. Now the question number 20, पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य की ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो 1% से 3% तक, 1% से 3% सूर्य की ऊर्जा को पौधे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का उत्पादन करते हैं और उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और इन्हें ग्रहण करने वाले सभी जीव उपभोक्ता कहलाते हैं, जिसकी श्रेणियां होती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दीपू, असम में। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। विविया क्वेश्चन फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन किसने विकसित किया? तो इसरो ने। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किसमें कौन जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। ये जल के साथ प्रतिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, जो वर्षा जल के साथ धरती पर आते हैं। इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और खासकर एसिड रेन के प्रभाव से हमारे सांस्कृतिक धरोहर, जैसे कि ताजमहल, जो कि विश्व के धरोहर स्थल में आता है, को हानि पहुंच रही है फ्रेंड्स, और इसके कलर फेंट कर रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से जो वातावरण का ऊष्मीय ताप है वह बढ़ता है, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, पृथ्वी तापन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरण का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की क्रिया के द्वारा स्वतः बिना हानिकारक पदार्थ में बदल जाते हैं। पेपर, गोबर और खाद्य पदार्थ ये सभी जैव निम्नीकरणीय हैं, बायोडिग्रेडेबल है। जबकि प्लास्टिक
जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है जिसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। इसी श्रेणी में आते हैं विभिन्न कीटनाशक, डीडीटी वगैरह, आप इसे भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अपघटक की श्रेणी में आते हैं? तो कवक, ये अपघटक हैं, डिकम्पोजर हैं, जो मृत जीव जंतुओं और पौधों का अपघटन करते हैं और इनके पोषक तत्वों को पुनः वातावरण में भेज देते हैं। रीसाइक्लिंग की क्रिया में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ये डिकम्पोजर अपघटक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक जिम्मेवार है? तो अभी मैंने बताया कि ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधों को कहा जाता है। तो हरे पौधों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ उत्पादक कहा जाता है, बट यहाँ जो चिन्ह लगा हुआ है वो उपभोक्ता पर है, आप इसे सुधार कर पढ़ेंगे। उत्पादक, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड के स्रोत हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड के स्रोत हैं, जैसे कोयले का दहन, पेट्रोलियम का दहन, ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो खेत, इससे पूर्व मैंने बताया था एक्वेरियम। ये सभी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं, मानव निर्मित हैं, मैनमेड हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो धान का खेत, दिस इज ऑल्सो मैनमेड टाइप ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो सामुद्रिक इकोसिस्टम पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है और लगभग हमारी भूमि पर 71% हिस्सा जल से समावेश है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो वनों को काटना। क्वेश्चन नंबर 36, वनोन्मूलन पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। वनों को काटना, वन उन्मूलन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का प्रमुख कारक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा है? तो लकड़ी का काटना, वन उन्मूलन, या फिर अगर हम कहें तो वनों को काटना, वन उन्मूलन, लकड़ी काटना, ये सारी के सारे पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ते हैं, इम्बैलेंस करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन का। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, तो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 40, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है? तो सौर ऊर्जा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर समस्त जीवों के लिए एकमात्र स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 41, 10% नियम ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर तक पहुंचने की का जो नियम हो, लिंडेमांड का 10% का नियम कहलाता है। अर्थात किसी भी स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। अगर उत्पादक में 100% ऊर्जा है तो इसे खाने वाले जंतुओं में मात्र इसका 10% ही उपयोग में लाया जाएगा, बाकी के बाकी दूसरे फॉर्म में बदल दिए जाते हैं। एक पारिस्थितिक ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। यह लिंडेमांड का 10% का नियम कहता है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 44, एक खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की होती है, डिकम्पोजर की होती है। क्वेश्चन नंबर 45,
पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, बायो जीओ केमिकल साइकिल कहते हैं, यह है कार्बन चक्र, यह है नाइट्रोजन चक्र, यह है सल्फर चक्र इत्यादि। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने की मुख्य स्रोत है? फास्फोरस चक्र। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से और इसके प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा और यह उत्तराखंड में एक आंदोलन के रूप में प्रचलित है, चिपको आंदोलन। और क्वेश्चन नंबर 18 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, एक दिशा में होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, अर्थात सूर्य से प्राप्त ऊर्जा एक सीधे में पौधे से विभिन्न पोषक स्तरों उपभोक्ताओं में जाती है और पुनः इस ऊर्जा को अपघटक विमुक्त करके वायुमंडल में मिला देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, या यूं कहें कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है सूर्य, सन। और सूर्य से प्राप्त सोलर एनर्जी विच इज कैप्चर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस which is done only by the green plants which are due to the effect are called producers। और क्वेश्चन नंबर 15, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य में है, स्थित है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो वह है कीटनाशक DDT। इसके बारे में मैंने बताया कि जो पदार्थ होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये कीटनाशक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अर्थात ये जैव और निम्नीकरणीय होते हैं। इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किसी अन्य विधि के द्वारा नाश नहीं होता, ये प्रकृति में बने रहते हैं और बहुत ही हानिकारक हैं पर्यावरण के लिए, खासकर फसलों के लिए। इसलिए आजकल इसके कम प्रयोग करने की सलाह दी जाती है और विभिन्न पोषक स्तरों पर इसके जमाव के कारण जैव आवर्धन होता है, वायु मैग्निफिकेशन होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और इन सारे प्रश्नों को देखने पर आप पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बीपीसी द्वारा आयोजित TRA 3.0 से पहले TRA 1.0 और 2.0 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी कड़ी में इन क्वेश्चनों का समावेश किया गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मैं आपके सुखद भविष्य की एक बार फिर कामना करता हूं और इसी प्रकार के वीडियो लाने के लिए मैं प्रयासरत हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।